नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज आप इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली जमानत। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इससे पहले रिया ने जब बेल की अर्जी दी थी तब भी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। बता दें कि रिया 2 दिनों तक भायखला जेल में बंद हैं। आज जेल में उनका तीसरा दिन है। रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसला लिखा जाना शुरू हो चुका है। रिया और सौभिक समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। अपनी रिहाई का इंतजार कर रही रिया चक्रवर्ती पूरी रात सो नहीं सकी और अपनी सेल में घूमती रहीं। सुबह 6 बजे रोल कॉल पर वह सेल से बाहर आईं और कुछ देर बाद ही वापस अपनी सेल में चली गईं। रिया को नाश्ते में चाय के साथ पोहा दिया गया। बुधवार को कोर्ट ने रिया, सौभिक समेत 6 अन्य की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। एनसीबी ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें मामले की आगे और जांच करनी है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में रिया और सौभिक का न्यायिक हिरासत में रहना जरूरी है। रिया के 2 दिन जेल में बीत चुके हैं। जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस दिन रिया ने एनसीबी के लॉकअप में अपनी रात गुजारी थी। इसके बाद अगले दिन रिया का भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। रिया की सेल के पास ही सीना वोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का सेल है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। बोले चीन ने कब्जाई भारत की जमीन, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी के बीच अब भारत चीन सीमा विवाद पर मोदी सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि चीन ने कब्जाई भारत की जमीन, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है? सीमा विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है। कब भारत सरकार इसे मुक्ति कराएगी या फिर इसे भी सरकार एक्ट ऑफ गॉड बताकर छोड़ देगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा अपना ध्यान वापस पूछा है कि चीन जमीन को वापस लेने के लिए सरकार की योजना क्या है। राहुल ने इससे पहले प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए लिखा कि पीएम भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी ने लिखा कि हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता पर विश्वास करता है। पीएम मोदी को छोड़कर कोई बताएगा कि किसकी कार्यता से चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी गई? किसके झूठे से यह सुनिश्चित होगा कि इसे बनाए रखेंगे? वहीं कोविड-19 पर नवीनतम तथ्यों की जांच करें। एक व्यापक विश्लेषण है जो भारत में महामारी के प्रभाव को उजागर करता है और आने वाले हफ्तों में सक्रिय मामलों की संभावित संख्या को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन ने एलएसी पर स्थित 5 बिंदुओं पर सहमति बनाई है, जिसमें सैनिकों की विघटन और तनाव को कम करना शामिल है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच भीतर शाम मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में मार्जिन पर बातचीत के दौरान सहमति बनी। बैठक 2.5 घंटे तक चली। शुक्रवार की सुबह जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री सहमत हैं। दोनों पक्षों को भारत चीन संबंधों की विकसित करने पर नेताओं की आम सहमति की श्रृंखला से मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिसमें मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी, भारत ने तैनात की होवित्जर तोप। 40,000 जवान किए तैनात, वायुसेना भी है मुस्तैद। जी हां, पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर पर भारत चीन के बीच 3 महीने से ज़्यादा समय से तनाव है। इस बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तनाव दूर रखने के लिए कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कई फॉर्मूले तय किए हैं। वहीं दूसरी ओर चीनी सेना पेंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। एलएसी पर चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने अब 155 मिमी की होवित्जर तोप तैनात करनी शुरू कर दी हैं। जी हां, सूत्रों के मुताबिक तोप तैनात करना भारतीय सेना का बड़ा कदम है। सूत्रों के अनुसार चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है।
वहीं चीन की चालाकी को देखते हुए भारत ने सीमा पर 40,000 से ज़्यादा भारतीय जवान तैनात किए हैं। वहीं वायुसेना भी मुस्तैद है। जानकारी के अनुसार उधर भारत ने चीन से कहा है कि वह चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। सूत्रों ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में इतर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मॉस्को में गुरुवार को 2.5 घंटे बातचीत हुई। बैठक में भारत ने LAC पर हथियारों और उपकरणों के साथ चीनी सैनिकों की भारी तैनाती को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी चिंता को जाहिर किया है, ये मानते हुए कि चीनी सेना की तैनाती LAC पर तनाव बढ़ाने वाले भड़काऊ कदम है। जयशंकर ने अपने चीनी विदेश मंत्री को बताया कि इतनी ज़्यादा संख्या में सैनिकों की उपस्थिति 1993 और 1996 के समझौते के अनुसार उचित नहीं है। जयशंकर ने वांग से कहा, चीनी पक्ष ने इस तैनाती के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया है। LAC पर संघर्ष की कई घटनाओं में चीनी फ्रंटलाइन सैनिकों के भड़काऊ व्यवहार ने भी द्विपक्षीय समझौतों पर प्रोटोकॉल के प्रति अपेक्षा दिखाई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। नौकरी पेशा करने वालों के लिए खुशखबरी, अब EPF में 2 किस्तों में मिलेगा ब्याज। 6 करोड़ EPFO खाता धारकों के लिए राहत की खबर है। साल 2019-20 वित्तीय साल के लिए EPFO खाते में उनके निवेश पर 8.50% ब्याज दिया जाएगा। हालांकि ये 2 किस्तों में खाता धारकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए EPFO बोर्ड की हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। EPFO बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि फिलहाल EPF खाता धारकों के खाते में 8.15% ब्याज ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी बचे 0.35% ब्याज दिसंबर महीने तक ट्रांसफर किया जाएगा। गौरतलब है कि 2018-19 में EPF खाता धारकों को उनके निवेश पर 8.65% ब्याज दिया गया था, लेकिन 2019-20 वित्तीय वर्ष में ब्याज में 0.15% की कमी कर दी गई, जिसमें 6 करोड़ EPF खाता धारकों को 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए उनके निवेश पर कम रिटर्न मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक EPFO बोर्ड की बैठक में EPF खाता धारकों को उनके खाते में ब्याज का रकम ट्रांसफ़र किए जाने में देरी का मामला भी उठाया गया है। EPFO बोर्ड ने मार्च महीने में ही 8.5% ब्याज देने पर मोहर लगा दी थी, लेकिन वित्त मंत्रालय से अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते EPF खाता धारकों के उनके EPF खाते में ब्याज का रकम ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका और अब 2019-20 के लिए 2 किस्तों में ब्याज का रकम ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस देरी से EPFO को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष में जो भी क्लेम आ रहे हैं उस पर 8.65% ब्याज देना पड़ रहा है, क्योंकि नियम के मुताबिक वही ब्याज दर दे होता है जिसे नोटिफाई किया गया है और 8.50% ब्याज दर मार्च में जो तय किया गया है वो भी नोटिफाई नहीं हुआ है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पूरे परिवार को मिल सकती है पेंशन, जाने कैसे फैमिली पेंशन का उठा सकते हैं फ़ायदा। कंपनियों और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PF और पेंशन स्कीम चलाता है। PF के लिए कर्मचारी हर महीने अपने वेतन में से कुछ हिस्सा जमा करते हैं और उतना ही कंपनी भी जमा करती है। कंपनी जो हिस्सा PF में जमा करती है उसका कुछ हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS में भी जमा हो जाता है। इसके जरिए ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। EPS से न सिर्फ कर्मचारी को बल्कि उसके परिवार को भी इसका फ़ायदा होता है। कोरोना काल में अगर किसी कारणवश EPF मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार यानी पत्नी या पति और बच्चों को भी पेंशन का फ़ायदा मिलता है। इसे फैमिली पेंशन भी कहा जाता है। पेंशन का फ़ायदा उठाने के लिए कर्मचारी को 10 साल लगातार नौकरी करना जरूरी है। इस पेंशन स्कीम में सिर्फ कंपनी का ही योगदान होता है। यह PF में कंपनी द्वारा किए जाने वाले 12% योगदान का 8.33% होता है। पेंशन में सरकार भी योगदान देती है, जो बेसिक सैलरी के 1.16% से ज़्यादा नहीं होता। EPF सदस्य रिटायरमेंट के अलावा पूरी तरह से डिसेबल हो जाने पर भी पेंशन का हकदार होता है। EPF ने फैमिली पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस की होना जरूरी है। कर्मचारी तभी पेंशन का हकदार होता है जब वह 10 साल नौकरी कर लें। इसे फैमिली पेंशन की तरह माना जाता है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी।
मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के 15 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर, सागर संभागों के सभी जिलों में तथा रीवा, सतना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की है तथा ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बीते 24 घंटों में राज्य के हाटपिपल्या में 11, टिमरनी, हरसूद, खंडवा, मंडला में 9, ब्योबावरा, जावद, मांडा, कोतामा में 7, सिरमौर, गोरत में 6, बरेली, राजपुर, भोपाल, सेंधवा, सोनकच्छ, पाली, गाडरवाड़ा, जैतहरी, देवसरा, अमरवाला, चनौड़ी में 5 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में चमक के साथ बौछारें पड़ने की आशंका जताई है। इसके साथ ही रीवा, सागर, भोपाल, उज्जैन संभागों के जिलों में झाबुआ, धार एवं इंदौर जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आगामी 24 घंटों में लगभग 15 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में तथा रीवा, सतना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने गिरने की संभावना भी जताई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कनेक्शन, बयान में आया 25 बॉलीवुड ए लिस्टर सेलिब्रिटीज का नाम, एनसीबी भेज सकती है समन। जी हाँ, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाते सुलझाते एनबीसी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन का भांडा फोड़ दिया है। रिया और शोभिक तो अब जेल में है, लेकिन सामने आ रही रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों के बयानों के आधार पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी बॉलीवुड के 25 नामचीन सेलिब्रिटीज को समन करने वाली है। जानकारी के अनुसार बॉलीवुड में चलती ड्रग्स की इस दुनिया में अभी तक 25 ए लिस्टर सेलिब्रिटीज का नाम आ चुका है, जिनमें बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसों के नाम शामिल हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड के कई बड़े नाम ड्रग्स को रखने, ड्रग्स लेने और उसे बेचने के इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन 25 नामों में कई हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं, इसलिए एनसीबी इस पूरे मामले की जांच में काफ़ी सावधानी बरत रही है। इस पूरे मामले में दिल्ली में आला अधिकारियों की एक मीटिंग भी हुई है, जो ये तय कर रही है कि इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है। बता दें कि इससे पहले रिया, शोभिक और बाकी आरोपियों की रिमांड कॉपी में एनसीबी ने बताया था कि उन्हें इस ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड और इससे इतर कई लोगों के होने की जानकारी मिली है। ऐसे में पूरी जांच और पूरी सबूत होने के बाद ही इन बड़े नामों को समन किया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आधार कार्ड धारकों की बड़ी टेंशन, सरकार ने लागू किया ये नया नियम। जी हाँ, आधार जारी करने वाली और इससे जुड़ी सेवाएं देखने वाली अथॉरिटी UIDAI पते के प्रमाण यानी एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुल 45 दस्तावेज स्वीकार करती है। इनमें से किसी की भी मदद से आधार में पता अपडेट कराया जा सकता है। हाल ही में UIDAI ने पता अपलोड कराने से जुड़ी कई ज़रूरी जानकारियां अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। आपको बता दें कि UIDAI एड्रेस प्रूफ के साथ तो आधार में पता अपडेट करने की सुविधा देती ही है, साथ ही जिन लोगों के खुद के नाम पर कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है वे आधार वैलिडेशन लेटर के जरिए पता अपडेट करा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के साथ आधार में पता ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया इस तरह है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप अपना पता बदलवाने के लिए बैंक पासबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आपकी बैंक पासबुक के ऊपर फ़ोटो बैंक की स्टैंप लगी होनी ज़रूरी है। UIDAI ने ट्वीट करके बताया है कि पता बदलवाने के लिए यह सुनिश्चित करें कि बैंक पासबुक में लगे फ़ोटो पर बैंक की स्टाम्प हो और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के साइन मौजूद हों।
अगर ऐसा नहीं है तो आधार अपडेशन में बैंक पासबुक को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। UAIDAI ने 45 डॉक्यूमेंट को मान्यता दी है। जिन 45 डॉक्यूमेंट को UAIDAI एड्रेस प्रूफ के रूप में मान्य करती है, उनकी लिस्ट आपको UIDAI-government.in पर मिल जाएगी। यहाँ मान्य पहचान पत्र, प्रमाण पत्रों की डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी शामिल है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश का विरोध, जलदाय कर्मियों ने जलाई फिरतियां। जी हां, कोरोना संक्रमण के बहाने राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन की कटौती व उपार्जित अवकाश के बदले दिए जाने वाले नकद भुगतान पर रोक लगाने के आदेशों का कर्मचारियों की ओर से विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार को राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के दर्जनों पदाधिकारियों ने जयपुर में ज्योति नगर स्थित प्रधान कार्यालय पर दोपहर 12 बजे एकत्रित होकर वेतन कटौती के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और सरकार द्वारा निकाले गए वेतन कटौती के आदेशों की प्रतियां जलाईं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह यादव ने वेतन कटौती के विरोध में सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा है कि सरकार विभाग में ना तो कर्मचारियों की भर्ती कर रही है और ना ही वेतन विसंगतियां दूर कर रही है। कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी मौजूदा कर्मचारी कोविड महामारी के दौरान रात दिन काम कर जनता को पानी पिला रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा कोरोना के बहाने वेतन कटौती के जारी किए गए आदेश कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है और इसे लेकर कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कटौती के आदेश वापस नहीं लिए तो कर्मचारी सड़कों पर आएंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। संघ के प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा ने भी बताया कि जिस प्रकार सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों को वेतन कटौती से मुक्त रखा है, उसी प्रकार जलदाय विभाग के आवश्यक सेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों को भी वेतन कटौती से मुक्त कर रखने के आदेश जारी करे। इस दौरान कोरोना के मद्देनजर सरकारी आदेशों और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए संघ के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर सरकारी आदेशों की प्रतियां जलाईं। बाद में मुख्यमंत्री के नाम मुख्य अभियंता प्रशासन जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, वाटर कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह यादव, प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा समेत कई कर्मचारी नेता उपस्थित थे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को आसान दरों पर मिलता है होम लोन, जानिए कौन कौन होते हैं पात्रता के लाभकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। वेतन और भत्तों के अलावा सरकार अन्य सुविधाएं भी देती है। सबसे खास बात यह है कि घर के निर्माण कार्य के लिए भी सरकारी कर्मचारियों को शासन की ओर से सस्ती एवं रियायती दरों पर लोन मिलता है। हालांकि इस योजना के दायरे में सभी कर्मचारी नहीं आते, लेकिन इसका दायरा सरल है, इसलिए कर्मचारियों को एक बड़ा वर्ग इसका लाभ पाने की पात्रता रखता है। जहां तक इस होम लोन योजना की बात है, यह एक प्रकार का एडवांस लोन है। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस होम लोन स्कीम के तहत स्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलता है। साथ में वेतन आयोग के चलते इस लोन की राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। गत 1 अक्टूबर 2019 से इस लोन पर सरकार 7.9% वार्षिक की दर से ब्याज ले रही है। इस योजना में घर बनाने के लिए कर्मचारी को अधिकतम 25 लाख रुपए अथवा 34 महीने का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी के समान धनराशि मिल सकती है। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी नए घर का निर्माण करवा रहा है तो उसे शासन की ओर से अधिकतम 25 लाख रुपए या 34 महीने के मूल वेतन के बराबर की राशि बतौर एडवांस दी जाएगी। इतना ही नहीं, यदि कोई कर्मचारी घर का रिनोवेशन, मरम्मत कार्य, घर का विस्तार या पुनर्निर्माण करवा रहा है तो ऐसे में उसे सरकार की ओर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। इस योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलता है। जो कर्मचारी 5 साल से लगातार सेवा में है वे इसके पात्र होंगे। इसके अलावा वे सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया सर्विस की सदस्यता के साथ हुई हो, वे भी इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों एवं पूर्वोत्तर फ्रंटियर एजेंसी के कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने AIR स्टाफ को भी इस योजना का लाभ पाने की पात्रता दी है। वे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के दायरे में आते हैं एवं वे लोग जिनकी नियुक्ति किसी अन्य विभाग या विदेश सेवा में हुई है,
वे भी इसके पात्र होंगे। खास बात यह है कि उनकी निलंबित कर्मचारी एवं एक्स सर्विसमैन भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे मौजूदा नियमों एवं पात्रता की शर्तों पर खरे उतरते हों तब। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।